नमस्कार मित्रों, अर्थशास्त्र कक्षा 12 की इस कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय आय के मापन के विषय में अध्ययन करेंगे। तो हमने पिछले इस अंक में राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ा था। अब राष्ट्रीय आय का मापन किन किन तरीकों से हो सकता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये राष्ट्रीय जो आय होती है इसको मापन के मुख्य रूप से 3 तरीके हैं: उत्पादन विधि, व्यय आय विधि और व्यय विधि। देखा जाए तो एक जो भी समस्त फर्में जितना उत्पादन करती है उसको बेच करके वो जो पैसा कमाती है वो अपने उत्पादन के साधनों को बांट देती है ना। तो जो उत्पादन को बेचकर जो आय हुई वो सब साधनों की आय हो जाती है, और साधनों ने जो पैसा कमाया वो सब उपभोग में वो व्यय कर देते हैं। तो वो पैसा अगर देखा जाए तो इन तीनों विधियों से राष्ट्रीय आय माप करने से हमें एक ही परिणाम प्राप्त होता है। वापस इसको समझ लें, जो उत्पादन है, उत्पादन बेचने से जो आय होती है वो साधनों में बढ़ जाती है। साधन जैसे श्रम को मिलता है मजदूरी, पूंजी को मिलता है ब्याज, भूमि को मिलता है लगान और उद्यमी को मिलता है लाभ। तो इन सबको मिलता है। तो इन सबकी जो आय है वो कहाँ से आई है? वो उत्पादन से आई है। और ये आय जब ये उत्पादन के साधन उपभोक्ता के रूप में व्यय करते हैं तो जो कुल खर्चा होता है वो हमारी व्यय विधि के अंतर्गत आ जाता है। तो राष्ट्रीय आय का मापन किसी भी विधि से करें उसका जो परिणाम वो एक सा आएगा। अब राष्ट्रीय आय का मापन जरूरी क्यों है, क्यों करना चाहिए? राष्ट्रीय आय का मापन इसलिए ज़रूरी है कि सरकार को ये पता ही नहीं हो कि हमें इस साल कितना पैसा आएगा, हमारे पास राष्ट्र में कितनी आय होगी, तो वो योजनाएं किस प्रकार से बनाएगी। तो योजनाओं के निर्माण में, है ना, देश के विकास के निर्माण में, विकास करने के लिए उन सब के लिए राष्ट्रीय आय का मापन आवश्यक है। और उसी अनुमान के आधार पर हम क्या करते हैं, हमारे देश के कल्याणकारी योजनाओं के लिए विभिन्न योजनाएं बनाते हैं। तो इसीलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अब इसमें अभी हमने जैसे बात करी कुल राष्ट्रीय उत्पादन, कुल राष्ट्रीय आय और कुल राष्ट्रीय व्यय, ये तीनों एक से होते हैं। अब पहली विधि जो हमारे पास है वो है उत्पादन विधि। इस उत्पादन विधि में समस्त फर्मों द्वारा जितना वस्तु और सेवा का उत्पादन किया जाता है, यहाँ वस्तु भी है और सेवा भी है, समस्त फर्मों द्वारा जो उत्पादन किया जाता है, उन अंतिम उपभोग्य वस्तु और सेवा के मात्रा को यदि हम कीमत से गुणा कर दें तो उत्पादन विधि द्वारा राष्ट्र की आय प्राप्त हो जाती है। कैसे? जैसे हम मान लें कि जैसे ये एक राष्ट्र में ये विभिन्न तरह की वस्तुएं हैं जो पैदा होती है, ए, बे, से, दे, और इनकी जैसे ए की 20 इकाई मात्रा का उत्पादन हुआ, बे की 30 इकाई मात्रा का, से की 10 इकाई मात्रा का उत्पादन हुआ और दे की मान लिया 40 इकाई मात्रा का उत्पादन हुआ। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं जिनका कितना उत्पादन हुआ ये हमें ज्ञात है। यदि इनमें प्रचलित बाजार कीमत हमें ध्यान है, मान लिया इसकी बाजार कीमत 5 रुपये प्रति इकाई थी या 5 करोड़ जो भी है, इसकी बाजार कीमत 10 मान लें, इसकी बाजार कीमत 12 मान लें और इसकी बाजार कीमत मान लें अपन 8। तो ये है मात्रा वस्तुओं की इकाई में, और ये जो है ये इसकी प्रचलित कीमत है। तो अब मात्रा को कीमत से गुणा कर लीजिए तो आपको विभिन्न वस्तुओं की जो कुल उत्पादन आय है वो ज्ञात हो जाएगी। जैसे 20 को 5 से गुणा करा कितना आया? 100। तो इसका मतलब, और ये है अंतिम उपभोग्य वस्तु सेवा इंटू कीमत। तो कीमत से गुणा कर रहे हैं अपन। 30 इंटू 10 कितना जाएगा? 300। 10 इंटू 12 120 और 40 इंटू 8 ये 8 चौक 320। तो इस तरह से जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन होता है उनकी एक सूची बनी जाती है, उनकी प्रचलित बाजार कीमत ज्ञात की जाती है और सूची को, उनकी मात्रा को कीमत से गुणा करके हम उत्पादन मूल्य निकालते हैं और इसको जोड़ देने पर हमें उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय ज्ञात हो जाती है। पर इसमें एक चीज़
हमें अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कि यहाँ एक शब्द है अंतिम उपभोग्य वस्तु और सेवा। जो अंतिम रूप से उपभोक्ता के उपभोग के लिए या उत्पादककर्ता के लिए उत्पादन के लिए काम में आ गई है, उसी वस्तु का मूल्य निकालना है। नहीं तो दोहरी गणना की बहुत संभावनाएं हैं। कैसे? इसके उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जैसे दोहरी गणना विधि में हम देखें कि जैसे अब एक किसान है, किसान ने खेत में गेहूं उगाया, उस गेहूं को उसने आटे की चक्की वाले को बेचा। किस रुपए में बेचा? कितने रुपए में? 30 रुपये प्रति किलो में बेचा साहब। कितने में? 30 रुपये प्रति किलो में किसान ने बेच दिया। किसको? आटा चक्की मालिक को बेच दिया। आटा चक्की मालिक उसको पीसता है, पीस करके उसका आटा बनाता है, और वो मान लें 40 रुपये प्रति किलो में बेच रहा उसको। तो आटा अगर मान लिया 1 किलो ही था, तो 1 किलो आटा बनाया इसने, 1 किलो जो आटा ये अपने आटा पीस करके जो ब्रेड बनाता है उस व्यापारी को बेच दिया, बेकरी वाले को बेच दिया। किस भाव में बेचा साहब? मान लिया आटा चक्की वाले ने 40 रुपये में बेचा, 30 रुपये में लिया था, 40 रुपये में बेचा, 10 रुपये इसका क्या हो गया? वो लाभ हो गया। और जो बेकरी वाला है उसने 1 किलो का जो आटा लिया था उससे बनी ब्रेड, और उस ब्रेड को उसने 60 रुपये प्रति किलो में बेच दिया। ठीक है ना? ये क्या बन गई? ब्रेड। ये क्या था? गेहूं। तो अगर हम अंतिम उपभोग्य वस्तु की गणना नहीं करेंगे तो जोड़ने पर 3 किलो आटा हो जाएगा, 3 किलो गेहूं हो जाएगा। जबकि था ये वस्तु की मात्रा कितनी थी? 1 किलो थी। अगर हम अंतिम उपभोग्य वस्तु को नहीं गिनेंगे तो सब वस्तु हो जाएगी। और अगर इसका मूल्य भी गिनेंगे 3 किलो का, तो हर स्तर पर क्या होगा? इसकी कीमत बदल रही है। तो अगर जोड़ेंगे 4, 3, 7 और 6, 130 रुपये, 3 किलो के 130 रुपये हो जाएंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? उत्पादन विधि में बहुत बड़ा गड़बड़ कर देंगे। तो हमें क्या ध्यान रखना है? हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें हम एक उपयोग लेते हैं कि मूल्य संवर्धन कितना हुआ, हर पद में मूल्य संवर्धन कितना हुआ। जो मूल वस्तु है उसकी कीमत में उसमें मूल्य वृद्धि जोड़ देते हैं। यहाँ हमने गलती क्या करी? हम मूल्य को जोड़ रहे हैं, मूल्य संवर्धन को नहीं जोड़ रहे हैं। मूल्य कितना बड़ा उसको नहीं जोड़ रहे हैं। तो यहाँ हम देखें 30, 40 और 60, हमने क्या करा? इस मूल्य को जोड़ने पर 130 रुपये आए। जबकि वास्तव में देखा जाए तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये देखना चाहिए कि मूल वस्तु कितने की थी? 30 रुपये की। जो मूल वस्तु के मूल्य है उसमें जो गेहूं से आटा बनाया इसमें कितनी वृद्धि हुई? इसके मूल्य में कितनी वृद्धि हुई? 30 से 40 में कितनी वृद्धि हुई? 40 माइनस 30। तो जो आटे का जो मूल्य है उसमें से गेहूं का मूल्य माइनस करेंगे अपन, तो हमें प्राप्त हो जाएगा भाई 10 रुपये इसका मूल्य बढ़ा, मूल्य संवर्धित हो गया जब ये गेहूं से आटा बना। और ऐसे ही जब आटे से ब्रेड बनी तो 40 से 60 हुआ, तो हम कह सकते हैं कि 60 क्या माइनस 40 यानी कितना आएगा? 20। और इसको अपन जोड़ेंगे तो 30, 10, 40 और 20, 60 जो अंतिम उपभोग्य वस्तु का मूल्य है। तो हमें इस मूल्य संवर्धन विधि का उपयोग करते हैं। कितने मूल्य का हर स्तर पर वृद्धि हुई है उसको मूल वस्तु में जोड़ते हुए इसका मूल्य निकालना होगा, तब हम सही उसका उत्पादन मूल्य ज्ञात कर पाएंगे। तो इस तरह से इस मूल्य विधि में ये हमें ध्यान होता है। और इसके अलावा जब वस्तुओं का उत्पादन होता है तो मूल्यह्रास भी होता है। जो मशीनें काम आती है उनका घिसावट होती है, तो हमें मूल्यह्रास को भी ध्यान में रखना होता है, उसको माइनस करना होता है। उत्पादन विधि में इस चीज़ का अपने ध्यान रखना होता है। तो हमने पहली विधि पढ़ी, उत्पादन विधि में अंतिम उपभोग्य वस्तु सेवा को कीमत से गुणा करते हैं। अंतिम उपभोग्य वस्तु या सेवा, सेवा में हम जानते हैं सेवा का कोई भौतिक आकार नहीं होता है, परंतु वो उपभोग में लाई जाती है। जैसे शिक्षक सेवा देता है, डॉक्टर सेवा देता है ना, तो प्रत्येक कर्मचारी सेवा देता है, तो इसको हम सेवा कहते हैं। अब आय विधि की बात कर लें तो मैंने कहा जब उत्पादन होता है तो उत्पादन को जो बेचा जाता है तो उसके बेचने से जो आय प्राप्त होती है उसे हम उत्पादन मूल्य कहते हैं। उस उत्पादन मूल्य को किस में बांटा जाएगा? अब विभिन्न साधनों में जो उस उत्पादन के काम आए हैं। तो इसके में साधन कौन कौन से हैं? अब साधन हम जानते हैं, एक तो है श्रम। तो श्रम का
श्रम को क्या मिलेगा? श्रम का पारिश्रमिक मजदूरी मिलेगी, और पूंजी का पारिश्रमिक जो होगा वो ब्याज मिलेगा, और भूमि का जो होगा क्या? लगान मिलेगा, और जो होगा कौन? उद्यमी, उसको लाभ प्राप्त होगा। और इसके अलावा जो भी बीच में दलाली, कमीशन वगैरह, वेतन वगैरह होते हैं, वो मिश्रित आय में अपन जोड़ देते हैं। तो इस तरह से हम सकल राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, जिसमें लोगों ने कितनी आय अर्जित की इसका निर्धारण करते हैं। परंतु इसमें कुछ समस्या आती है जिसकी हम बाद में बात करेंगे राष्ट्रीय आय गणना में। अब हम जितना लोग आय अर्जित करते हैं, उत्पादन मूल्य से जो मूल्य मिला उससे लोगों को साधनों में बढ़ गई और वो सब लोगों की आय होगी, तो उत्पादन मूल्य जितना था वो हमने माना कि सारा का सारा साधनों की लागत में, साधनों को बांटने में व्यय हो गया, तो वो दोनों बराबर है, जितना उत्पादन उतना आय। अब लोगों ने जितना पाया, लोगों ने जितनी आय प्राप्त की, वो सब कहाँ जाती है? वो उनके उपभोग में काम आती है, वो उसको खर्च कर देते हैं। हम मान लेते हैं सारा पैसा खर्च हो जाता है, काय में खर्च होता है? ये चार जो तत्व हैं, इन चीज़ों में उनका उपभोग व्यय होता है। एक है सी यानी उपभोग व्यय, पूंजी। जो उपभोग व्यय होता है वस्तु और सेवा पर, है ना, उपभोग करने में, जैसे हम खाने पीने की वस्तुएं लेते हैं, हम टीवी लेते हैं, टिकाऊ वस्तुएं लेते हैं या गैर टिकाऊ वस्तुएं लेते हैं, उन पर जो व्यय करता है उनको बोलते हैं उपभोग व्यय, उपभोक्ता। और आय क्या है? निवेश व्यय। हमने जो आय अर्जित करी, जो भी परिवार क्षेत्र आय अर्जित करता है वो क्या करता है? उसका कुछ हिस्सा निवेश भी करता है। किसमें? अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए। तो उत्पादन को करने के लिए जो निवेश होता है, पूंजीगत या मौद्रिक निवेश, उनको हम कहते हैं निवेश। और इस निवेश में किस किस में होता है ये? हम व्यावसायिक जो हमारा एक स्थिर व्यवसाय शुरू करना चाह रहे हैं उसमें निवेश करते हैं, उसके माल को बढ़ाना चाह रहे हैं, हमारे पास 40 किलो माल है कच्चा माल, हम चाह रहे हैं कि 60 किलो कर लें, उसमें हम निवेश करेंगे, पूंजीगत वस्तुओं में हम निवेश करेंगे। और इसके अलावा गृह निर्माण, उसमें हम खर्च करते हैं, हम भवन बनाते हैं जिसके अंदर हम काम कर सकें। हम किसी फर्म को जो काम करना होता है तो एक भवन का निर्माण करती है। और इसके अलावा अब इसके आगे चले हम, C+I+ अब आ गया G, सरकारी निवेश भी इसी में जोड़ा जाता है, सरकार जो निवेश करती है। तो ये चार तरह के निवेश हो गया अपने पास। जी मतलब सरकारी निवेश। अब सरकार किस में निवेश करती है? सरकार मानव पूंजी में निवेश करती है, मानव पूंजी निर्माण में निवेश करती है। सरकार लोगों की शिक्षा पर व्यय करती है, शिक्षा पर जो भी कर्मचारी काम करते हैं उनको वेतन देने का काम करती है। चिकित्सा पर व्यय करती है, चिकित्सा में जो भी साधन सुविधाएं हैं, जो भी दवाइयां हैं, या जो भी डॉक्टर वहाँ काम करेंगे उनको वेतन देने का काम है, उस पर सरकार काम करती है। बांधों के निर्माण में, मूलभूत संरचना निर्माण में निवेश करती है। तो सरकारी व्यय, सरकारी जो निवेश है वो भी सरकारी व्यय इसमें जोड़ा जाता है। अब इसके बाद हम अंतिम चीज़ पढ़ते हैं इसमें, शुद्ध निर्यात व्यय। हमने जो विदेशों को सामान बेचा उसको हम बोलते हैं निर्यात, और जो विदेशों से हमने माल मंगाया उसको हम बोलते हैं आयात। तो कुल निर्यात में से जो आयात का अंतर है वो शुद्ध निर्यात कहलाता है। ये भी हमारे खर्च में जुड़ता है। तो ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। तो ये व्यय विधि में हमने देखा, पहला उपभोग व्यय, दूसरा निवेश व्यय, तीसरा सरकारी व्यय, चौथा है इसमें शुद्ध निर्यात, एक्स माइनस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, निर्यात माइनस आयात। तो इस तरह से इन तीनों विधियों से हम किसी विधि से राष्ट्रीय आय का मापन कर सकते हैं, परंतु हमारे लिए सबसे सरल और सबसे अच्छा परिणाम देने वाली जो विधि है वो हमारी विधि है उत्पादन विधि। क्योंकि आय की गणना में, राष्ट्रीय आय गणना में दूसरी तरीके से हम करते हैं तो उसमें समस्या आती है। किस तरह की समस्या आती है? एक समस्या तो ये आती है कि कई जगह हम क्या वस्तु विनिमय कर देते हैं, एक वस्तु देते हैं दूसरी वस्तु ले लेते हैं, तो वहाँ उनका मौद्रिक मूल्य निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। राष्ट्रीय आय का मौद्रिक मूल्य निकालना बहुत मुश्किल होता है जब एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु दी जा रही है। और कई जगह लोगों को ज्ञान ही नहीं है, कई लोग खुद का काम करते हैं, जैसे कोई बढ़ईगिरी काम करता है, कोई खाती काम करता है, वो किसी मकान पे काम करा, उसने कितनी मजदूरी हुई, कितनी आय हुई,
इसका सही सही आकलन करना बहुत मुश्किल होता है। कोई घर पे ही काम कर रहा है ना, किस तरह का काम कर रहा है। जैसे हमारे अधिकांश भारतीय परिवारों में गृहिणियाँ होती हैं। अब गृहिणी वैसे तो आपको देखा जाए तो उसको कोई आय नहीं हो रही है, परंतु अगर उस गृहिणी की जगह दूसरी किसी स्त्री को हम काम दें तो उसको हमें भुगतान करना पड़ेगा आय का, जो भी 5,000 देने पड़ेंगे, तो वो भी एक तरह से छिपी हुई आय है। तो इन तरह से इस विधि से हमें बहुत तरह की समस्या आती है और कई सूचनाओं का हमें अभाव रहता है, सूचना नहीं मिलती है। श्रम विभाजन का विशिष्टीकरण नहीं होता है। एक महीने में एक आदमी कई तरह के काम कर लेता है, वो बिजली का काम भी कर लेता है, वो गया चूने बाटे का काम भी कर लिया उसने। तो श्रम का विशिष्टीकरण नहीं है, इसलिए उसका सही सही आय निकाल बहुत मुश्किल होता है। उसने जिस दिन जो काम मिल गया उसने वो कर लिया। तो इसलिए ये समस्या रहती है राष्ट्रीय आय के मामले में। सबसे ज़्यादा जो इन सब में जो श्रेष्ठ विधि है वो है हमारा उत्पादन विधि, और हम अक्सर जो भी वस्तु अंतिम उपभोग्य वस्तु और सेवा है उनकी प्रचलित कीमत को उससे गुणा करके राष्ट्रीय आय का मापन कर लेते हैं। अब हम ये देखेंगे राष्ट्रीय आय और उस देश में लोगों का कल्याण, जो राष्ट्रीय कल्याण है वो एक दूसरे से किस तरह से संबंधित है। सामान्यतः हम ये मानते हैं कि जिस देश के राष्ट्रीय आय ज़्यादा होती है, इसका मतलब यह है कि उस देश के नागरिक ज़्यादा कमाते हैं और उन नागरिकों के पास आय के स्रोत अधिक है। तो हम ये मान बैठते हैं कि उस देश का लोगों का कल्याण अच्छा है, मतलब उस देश के अच्छे एक गुणवत्तापूर्ण जीवन यापन करते हैं। परंतु इसमें भी कुछ कमियां हैं, इस दृष्टिकोण में भी कुछ कमियां हैं। हो सकता है कि उसमें कुछ व्यक्तियों के पास बहुत पैसा हो और कुछ व्यक्तियों के पास खाने को पैसे नहीं, बिल्कुल कम पैसा हो, तो राष्ट्रीय आय में गणना में तो पैसा आएगा। परंतु हम अगर उस धरातल पर देखें, चूँकि आय का विषम वितरण है, समतापूर्ण वितरण नहीं है, इसलिए क्या है, लोगों को कल्याण में बहुत अंतर है, सभी लोगों का कल्याण नहीं हुआ। तो इसमें जो समतापूर्ण वितरण है उसको ध्यान करना पड़ेगा। आय अर्जित करने का तरीका क्या है, मतलब हम अगर नशीली वस्तुओं के द्वारा भी आय अर्जित कर रहे हैं तो उससे क्या समाज का कल्याण कम हो रहा है। उल्टा हम अफीम गांजा जो भी चरस है, नशीली वस्तुओं को अगर बेच करके आय कमा रहे हैं तो वो हमारे आय तो है, परंतु उसका समाज का कल्याण नहीं हो रहा, तो राष्ट्रीय कल्याण उल्टा कम हो जाता है। तो किस तरह से हम आय अर्जित कर रहे हैं, ये तरीका भी महत्वपूर्ण है उसके आर्थिक कल्याण में। और व्यय करने का ढंग कैसा है, हम जो भी प्राप्त करते हैं उसको खर्च किन चीज़ों में करते हैं, है ना। जैसा अभी मैंने बताया, आप स्मोकिंग में खर्च करते हो, किस में व्यय करते हो। अगर व्यय विधि से निकाल रहे हैं तो उसमें आपको खर्च तो दिखेगा कि आप खर्च कर रहे हैं, परंतु वो आर्थिक कल्याण को बढ़ाने में उपयोगी नहीं है, आपका आर्थिक कल्याण नहीं बढ़ रहा है। तो ये विभिन्न और कार्यस्थल की दशाएं कहाँ हैं, जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ कैसी परिस्थितियाँ हैं। वहाँ आरामदायक परिस्थिति है, आपको निश्चित समय काम कराया जाता है, कम समय जो भी 7-8 घंटे निश्चित है उस समय ही काम कराया जाता है, या रात दिन काम कराया जाता है, 24 घंटे काम कराया जा रहा है। तो काम करता हुआ दिखेगा राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, परंतु जो व्यक्ति जो 24 घंटे काम कर रहा है या 20 घंटे 18-20 घंटे काम कर रहा है, उसके आर्थिक कल्याण को हम कैसे माप सकते हैं। हम तो यही कहेंगे कि उसका कल्याण बहुत नीचे। तो ये विभिन्न चीज़ें हैं जिनके द्वारा हम राष्ट्रीय आय व आर्थिक कल्याण में संबंध को स्थापित करने का, सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इसमें आजकल जो आधुनिक युग है उसमें हम एक शब्द और लेते हैं, हरित लेखांकन। हरित लेखांकन का अर्थ यह है कि आजकल हम राष्ट्रीय आय में उस देश के पर्यावरण की जो स्थितियां हैं उसको भी जोड़ते घटाते हैं, क्योंकि अब अगर वाहन बड़े हैं, अगर फैक्ट्रियां बड़ी है तो प्रदूषण भी बड़ा होगा, धुआं बड़ा होगा। उसको निस्तारण करने में उस राष्ट्र ने क्या भूमिका निभाई, या वो जो पर्यावरण प्रदूषण है वो बहुत अधिक है क्या। अगर पर्यावरण प्रदूषण बहुत अधिक है तो उसको जो मात्रा में मापन कर पाते हैं उसको राष्ट्रीय आय में माइनस कर देते हैं। इस तरह से हम जो पर्यावरणीय राष्ट्रीय आय निकालने का प्रयास करते हैं, जिससे हमें पता पड़े कि उस राष्ट्र की आय के साथ साथ उसका पर्यावरण भी किस तरह का है ना। इन दोनों को साथ में सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया जाता है और हम चाहते हैं कि एक टिकाऊ विकास किया जाए। टिकाऊ विकास का अर्थ यह है कि हम आय अर्जित करने के ऐसे तरीके नहीं अपनाएं जिन तरीकों से भविष्य की पीढ़ी को नुकसान हो जाए। तो टिकाऊ विकास का अर्थ है कि जो हमारे लिए कल्याणकारी हो, इस पीढ़ी के लिए कल्याणकारी हो, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कल्याणकारी हो। हम उन तरीकों से ही करना है ताकि उनके लिए भी
एक अच्छी ज़िंदगी मिल सके। ऐसा नहीं हो कि हम पर्यावरण का इतना दोहन कर दें, इस पृथ्वी का इतना दोहन कर दें, जैसे भूमि का इतना दोहन कर दें कि उनकी उपजाऊ क्षमता ही नष्ट हो जाए। हमने तो आज अर्जित कर ली, परंतु वो विकास टिकाऊ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को बंजर ज़मीन मिलेगी और वो अपना विकास नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा सब विकास जो सभी पीढ़ी के लिए, इस पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपयोगी रहे, अच्छा रहे, उसको हम टिकाऊ विकास की संज्ञा देते हैं। तो इस तरह से हमने राष्ट्रीय आय के मापन की विभिन्न विधियों को हमने चर्चा की। एक बार आप इसको पुस्तक में और पढ़ लेंगे और संबंधित नोट्स बना लेंगे तो मुझे लगता है कि आप इसको और अच्छी तरह समझ पाएंगे। और आपका एक बार फिर वापस वही, इसको जो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको अधिक से अधिक बच्चों तक फैलाएं, शेयर करें, अधिक से अधिक ग्रुप जो भी आपके हैं उन सब में ये लिंक भेजें और सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। इसी आशा के साथ अगली कड़ी में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।